हेलो बच्चों, स्वागत है आप लोगों का आज के इस लेक्चर में। तो आज हम लोग पढ़ने वाले हैं रियल नंबर यानी कि वास्तविक संख्या। तो इससे पहले हमने 2 क्लास कराया हुआ था, जिसमें आपको पहली क्लास में रियल नंबर की थ्योरी कराया हुआ था। उसके बाद जो दूसरी क्लास में प्रश्नावली 1 का ये बनाया हुआ था। तो आज हम लोग फिर पढ़ने वाले हैं रियल नंबर, जिसे हम लोग वास्तविक संख्या कहते हैं। और जो हमारा दूसरी क्लास था उसमें जो हमने जो है वो 2 से 5 क्वेश्चन छोड़ा हुआ था, उसको भी हम लोग आज कवर करने वाले हैं और उसके साथ साथ थ्योरी पढ़ने वाले हैं। तो चलिए आज के लेक्चर को हम स्टार्ट करते हैं। तो इससे पहले भी हमने बताया हुआ था कि अभाज्य संख्या किसे कहते हैं, और इसका परिभाषा फिर हम आज लिखे हुए हैं। क्योंकि ये दूसरा परिभाषा है तो यह जरूरी पड़ेगा आपको आगे, इसलिए इसको हम फिर से बता रहे हैं कि किसी धन पूर्णांक को अभाज्य कहते हैं। यानी कि किसी धन पूर्णांक को अभाज्य कहते हैं यदि उसे 2 या 2 से अधिक ऐसे गुणनखंडों के रूप में व्यक्त नहीं किया जा सके। यहाँ पे एक ध्यान दीजिएगा, नहीं किया जा सके, जिनमें प्रत्येक गुणनखंड उस पूर्णांक से छोटा हो। इस पे भी ध्यान दीजिएगा। तो कहने का तात्पर्य यह है कि अभाज्य संख्या उसे कहते हैं जिसे 2 या 2 से अधिक गुणनखंडों में व्यक्त नहीं किया जा सकता है और उसका गुणनखंड जो है वह उस पूर्णांक से छोटा हो। यानी कि जैसे में हमारा कोई अगर संख्या 7 है तो अगर हम इसको गुणनखंड करेंगे तो ये होगा 7 गुने 1, 7 गुने 1। तो जो 7 गुने 1 आया तो यह जब 2 बार में दो गुणनखंड हुआ तो ये एक ही गुणनखंड जो है इससे छोटा है क्या, और 7 जो इसके बराबर है। लेकिन हमने परिभाषा में क्या लिखा है कि जिनमें प्रत्येक गुणनखंड उस पूर्णांक से छोटा हो। तो ऐसा तो है नहीं, तो इसलिए यह जो है ना अभाज्य संख्या हो गया। यहाँ पर हमने लिखा हुआ था व्यक्त नहीं किया जा सकता, 2 या 2 से अधिक गुणनखंडों व्यक्त नहीं किया जा सकता। जैसे 5, तो 5 को हम लिखेंगे 5 गुने 1। इसमें भी 2 या 2 गुणनखंड हुआ, लेकिन दोनों गुणनखंड छोटा नहीं है। अगर छोटा रहता तो यह अभाज्य संख्या नहीं रहता। जैसे में 8, अगर हम 8 को ब्रेक करेंगे तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 2 गुने 1। यहाँ पर 4 गुणनखंड हुआ, लेकिन इसमें 2 या 2 से अधिक गुणनखंड भी है और उसके बाद में यह जो है वह छोटा भी है अपने धन पूर्णांक से। 8 से जो है यह छोटा है सभी गुणनखंड। तो ऐसी संख्या को हम लोग अभाज्य संख्या नहीं कहते हैं। तो अभाज्य संख्या का आई होप आपको परिभाषा समझ में आ गया होगा। उसके बाद आता है यौगिक संख्या। तो यौगिक संख्या का सिंपल परिभाषा होता है कि किसी धनात्मक पूर्णांक को जो अभाज्य नहीं है, यानी कि वैसी संख्या जो अभाज्य नहीं है, यौगिक संख्या कहा जाता है। सिंपल सा, अर्थात कोई संख्या यौगिक होगी यदि एक और संख्या स्वयं के अतिरिक्त उस संख्या को कम से कम एक गुणनखंड हो। यौगिक संख्या वैसी संख्या कहते हैं जो अभाज्य संख्या नहीं हो और उसके बाद में उसका गुणनखंड अगर हम करें तो एक और उस संख्या के अतिरिक्त उस संख्या का कम से कम एक और गुणनखंड हो। जैसे अगरचे हम 4 को गुणनखंड करेंगे तो इसका हो जाएगा 2 गुने 1, यानी कि एक और उसके अलावा ऐसी भी संख्या हो जो उस संख्या के अतिरिक्त हो। यानी कि एक यहाँ पे 2 आ गया, यहाँ पर एक 2 आ गया, तो यह हमारा क्या हो गया, यह यौगिक संख्या हो गया। जैसे में 6 को अगर हम गुणनखंड करेंगे तो 2 गुने 3 गुने 1, एक के अलावा 2 और गुणनखंड है। यहाँ पर भी हमने वही लिखा है कि संख्या स्वयं के अतिरिक्त उस संख्या के कम से कम एक गुणनखंड हो। जैसे में अगर हम 7 लिखते हैं तो 7 हमारा अभाज्य है तो यह यौगिक नहीं होगा। अगर इसका हम गुणनखंड करते हैं तो 7 गुने 1 होगा। तो क्या है ये एक है और उसके बाद में यह स्वयं है, इसके अतिरिक्त कोई इसका गुणनखंड नहीं हो सकता है। तो इसलिए हम इसको यौगिक संख्या नहीं मानते हैं, यानी कि जो अभाज्य संख्या उसको हम यौगिक संख्या नहीं मानते हैं। और हमारा जो है एक जो है न यौगिक होगा, एक न यौगिक होगा न अभाज्य होगा। कहने का तात्पर्य है एक जो है वह नंबर, एक जो संख्या है न हमारा यौगिक संख्या के अंदर में आता है और न ही अभाज्य संख्या के अंदर में आता है। आते हैं हम फिर अपने अगले पॉइंट्स की तरफ, जो कि ये है कि यदि कोई अभाज्य p q स्क्वायर को विभाजित करता है तो p q को भी
विभाजित करेगा जहां q एक धनात्मक पूर्णांक हो। कहने का मतलब ये है कि अगर कोई संख्या है तो वह संख्या जो अगर किसी संख्या का स्क्वायर को विभाजित करता है तो वह संख्या जो काट रहा है, जो विभाजित कर रहा है, वह संख्या जो है उस सिंगल को भी उस संख्या के सिंगल को भी विभाजित करेगा। जैसे कि अगर मान लीजिए मेरे पास कोई अभाज्य p के तौर पे अगर चाहे 3 है तो 3 जो है अगर जो है वह 6 स्क्वायर, 3 जो है अगर चाहे 6 स्क्वायर को विभाजित करता है तो 3 जो है वह 6 को भी विभाजित करेगा। कैसे? तो अगर चाहे हम 6 स्क्वायर को क्या लिख सकते हैं, 6 स्क्वायर को हम लिख सकते हैं ना 6 यानी 6 गुने 6 बट्टे में 3, तो इसको तो ये विभाजित कर रहा है 3 दूना 6। तो इसी तरह 3 जो है वो 6 को भी विभाजित करेगा यानी कि 6/3, 3 दूना 6। इसका आंसर आ जाएगा 6 दूना 12 और इसका आ जाएगा 2। तो मेरा कहने का तात्पर्य ये है कि अगर कोई संख्या जो है किसी संख्या के स्क्वायर को विभाजित करता है तो वह संख्या जो उस संख्या को विभाजित करेगा। उसके बाद महत्तम समापवर्तक और लघुत्तम समापवर्तक यानी कि एचसीएफ एंड एलसीएम फाइंड करने का तरीका हमें पता करना है, वो भी अभाज्य गुणनखंड की विधि से। तो सबसे पहले आते हैं महत्तम समापवर्तक का परिभाषा देख लेते हैं, जिसे हम एचसीएफ कहते हैं इंग्लिश में। 2 या 2 से अधिक संख्याओं का मासा, 2 या 2 से अधिक संख्याओं का मासा यानी मासा फाइंड करना है, एचसीएफ फाइंड करना है। 2 या 2 से अधिक संख्याओं का मासा वह बड़ी से बड़ी संख्या है जो उनमें से प्रत्येक को पूरा पूरा विभाजित कर सके। तो कहने का तात्पर्य यह है कि महत्तम समापवर्तक उसे कहते हैं जिसे अगर मान लीजिए 5 संख्या है, अगर उसका हमें मौसा फाइंड करना है तो हम एक ऐसी संख्या का फाइंड करेंगे, मैं ऐसी संख्या प्राप्त करेंगे जो उस 5 संख्या को पूरा पूरा विभाजित करेगा वह बड़ी से बड़ी संख्या भी होना चाहिए। जैसे कि अगर 10 है और 20 है तो अगर हम इसका मौसा फाइंड करना होगा तो हम क्या लिखेंगे, 10 बराबर 2 गुने 5 गुने 1, फिर उसके बाद में 20 बराबर 2 गुने 5 गुने 1 यानी 5 दूना 10 और 10 एकम 10, 2 दूना 4, 4 पंचे 20 और 20 एकम 20। तो यहाँ पर क्या आया कि वह बड़ी से बड़ी संख्या हो, तो यह दोनों संख्या दोनों में मिल रहा है, ये और उसके बाद में ये 2 और 5 दोनों में है। तो इसका हम लिख देंगे 2 पर पावर 1 गुने 5 पर पावर 1 गुने 1 पर पावर 1, फिर उसके बाद में 2 का पावर 2 गुने 5 का पावर 1 गुने 1 का पावर 1। तो ये मौसा फाइंड करना रहता है तो उसमें हम क्या लेते हैं कि जो दोनों में हो और जिसका घात कम हो। तो यह दोनों में है, 2 क्या है, दोनों में है, क्या है 2 संख्या जो है वह दोनों में है और घात किसका कम है, तो ऊपर वाला कम है, तो यानी कि हम 2 लिखेंगे। फिर उसके अंदर 5 है तो 5 भी दोनों में है और घात किसका कम है, तो दोनों का घात बराबर है तो इसलिए हम कोई एक लिख लेंगे 5, और उसके बाद में यहाँ पर 1 है तो 1 लिख लेंगे। तो क्या आ गया 5 दूना 10, तो 10 आया हमारा क्या मौसा, तो हमारा 10 आया मौसा। तो यहाँ पर इसको ही प्रूफ कर देते हैं हम कि 10 जो है इसको भी काट रहा है 1 मरते में और इसको भी काट रहा है 2 मरते में। 10 से कोई बड़ी संख्या नहीं है जो इस दोनों को विभाजित पूरा कर सके। तो यही होता है हमारा मौसा का परिभाषा। आते हैं हम फिर एलसीएम की तरफ यानी कि लघुत्तम समापवर्त्य। लघुत्तम समापवर्त्य यानी कि जिसे हम एलसीएम कहते हैं उसका परिभाषा हम लोग देखेंगे कि 2 या 2 से अधिक संख्याओं का हमें लसा जब फाइंड करना होगा तो उनके सभी अभाज्य गुणनखंडों में प्रत्येक के सबसे बड़ा घात का गुणनफल होगा। यानी कि एलसीएम उसे कहते हैं। एलसीएम क्या होता है कि जब हम सपोज कि हमें 2 संख्या दिया हो, एक संख्या हमारा 10 और दूसरा संख्या हमारा 20, तो इसका लसा क्या होगा कि अगर हम 10 और 20 का गुणनखंड करेंगे तो ये हो जाएगा 2 गुने 5 गुने 1, फिर उसका में 2 गुने 5 गुने 1। तो यहाँ पर जो हमने लिखा है कि उनके सभी अभाज्य गुणनखंड में प्रत्येक के सबसे बड़ा वाला घात होगा। तो प्रत्येक के सबसे बड़ा वाला घात और सभी को लेना, यहाँ पर है कि प्रत्येक के सबसे बड़ा वाला घात जो इसमें हो या ना हो, यानी कि जो दोनों में हो या ना हो उसको भी लेंगे और जो दोनों में होगा उसमें सबसे जो बड़ा वाला घात होगा उसको लेंगे। तो यहाँ पर ये हो जाएगा 2 का पावर 1, 5 का पावर 1 और 1 का पावर 1, ये हो जाएगा 2 का पावर 2 और 5 का पावर 1 और 1 का पावर 1। तो यहाँ पर आप देख रहे होंगे कि यह 2 जो है दोनों में है,
नहीं रहता, एक में भी रहता तो भी लेते, और जब दोनों में है तो भी लेंगे। जब दोनों में है तो सबसे बड़ी वाली घात को लेंगे, तो यानी कि एलसीएम बराबर ये हो जाएगा 2 का पावर 2, और 5 तो दोनों में है और पावर एक ही है, तो हम किसी एक को ले लेंगे, 5 का पावर 1 और उसके बाद में 1, तो क्या हो जाएगा 2 का स्क्वायर 4 और 5 का पावर 1 यानी कि 5। तो हमारा जो एलसीएम होगा वह 20 होगा। क्या होगा? एलसीएम 20 होगा। अगरचे हम इसी में एचसीएफ की बात कर ले, तो एचसीएफ में हमने क्या बताया था कि छोटी वाली घात को लेंगे, तो छोटी वाली घात ये हो जाएगा 2 का पावर 1 और उसके बाद में 5 का पावर 1 और 1, तो ये क्या हो गया 5 का पावर 1 और 2 का पावर 1 यानी कि 10। तो जब हमारा एलसीएम और जो हमारा एचसीएफ हुआ वो मेरा 20 और 10 हुआ। तो उसके बाद इसमें कुछ इंपोर्टेंट पॉइंट है, जैसे कि हम यहां पर लिख दे रहे हैं, आप पॉइंट बना करके इसको आगे लिखिएगा, और इसका पीडीएफ का लिंक जो है ना आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, जहां से आप जाकर के इसको एक्सेस कर सकते हैं। यानी कि हम जो है ना टेलीग्राम पे इसको डाल देंगे, आप वहां से जा करके इसको एक्सेस कर सकते हैं। तो इसमें क्या होता है कि अगर दो संख्या हो, या केवल दो संख्या के लिए लागू होता है, यह केवल दो संख्याओं के लिए लागू होता है कि अगर मासा ए बी गुन्ने लसा ए बी यह बराबर होगा दोनों संख्याओं गुणनफल के। यानी कि अगरचे में दो संख्या दिया रहा है, यह केवल दो संख्याओं के लिए लागू होता है। दो संख्या दिया रहा है और उसका मासा और लसा पता हो, तो मासा गुणने लसा बराबर होता है दोनों संख्याओं का गुणनफल। जैसे कि यहाँ पर हमारी संख्या जो है वह 10 और 20 है, तो 10 और 20, तो इसका एलसीएम क्या आया है? मासा क्या आया है? 10 आया था, यानी कि 10 और मासा ए बी गुणने लसा ए बी, उसका एलसीएम क्या आया है? 20, यानी कि 20, और बराबर में दोनों संख्या क्या है? 10 गुणने 20, 10 गुणने 20 यानी कि 20 ढाई के 200 और उसके 20 ढाई के 200। तो यहाँ पर दोनों बराबर होना चाहिए, वही बात हम लिखे, मासा ए बी गुणने लसा ए बी बराबर होता है ए गुणने बी। और उसके बाद में इसमें एक और इसी का अगरचे हम दूसरा फॉर्मूला बनाना चाहे, तो यहां पर हमने लिखा मासा ए बी गुणने लसा ए बी। अगरचे हमें मासा केवल फाइंड करना होगा, मासा ए बी बराबर दोनों संख्याओं का गुणनफल और बट्टे में लसा। ए बी यानी कि जब हमारे पास दोनों संख्या दिया रहे और उसके अंदर दोनों संख्याओं का लसा पता हो, तो हम मासा आसानी से फाइंड कर सकते हैं, क्योंकि मासा बराबर होता है ए गुणने बी और बट्टे लसा गुणने मासा, ओ सॉरी लसा ए बी का। यानी कि अगर हमें मासा फाइंड करना हो तो हमें दोनों संख्या दिया रहेगा और उसके अंदर उसका लसा भी दिया रहेगा, तो मासा बराबर हो जाएगा दोनों संख्या गुणनफल बट्टे लसा, दोनों संख्याओं का लसा। और उसके अंदर एक और फॉर्मूला आता है इसका, कि अगर हमें लसा पता करना हो, लसा ए कॉमा बी बराबर हो जाएगा दोनों संख्याओं गुणनफल और बट्टे में मासा ए कॉमा बी। तो यह तीन फॉर्मूला हमने लिखा है, इसको आप लोग याद करके रखिए, क्योंकि इसी से प्रश्न आपको आगे पूछे जाएंगे। तो पहला है कि मासा ए बी गुणने लसा ए बी बराबर होता है दोनों संख्याओं का गुणनफल। दूसरा ये है कि अगर हमें केवल मासा फाइंड करना हो तो हम ये बराबर में रहने देंगे और यहाँ पर जो मल्टीप्लाई में है इसको हम बट्टा में डाल देते, तो वही चीज हमने किया है कि मासा ए बी बराबर हो जाएगा ए गुणने बी बट्टे लसा ए बी। और फिर उसके अंदर अगर हमें सिर्फ लसा फाइंड करना हो, ये लसा, तो हम लसा बराबर लिख दिए हुए हैं
कि दोनों संख्या का गुणनफल यानी a गुने b, और यहाँ पर भी इसके गुना में है तो इसको हम उस बगल भेजेंगे तो ये भाग में चला जाएगा, तो वही हुआ a गुने b बट्टे मासा a b। तो हम जितना थ्योरी हमें लगता था कि इंपोर्टेंट है हम पढ़ा दिए हुए हैं अभी। तो चलिए हम चलते हैं प्रश्नावली की तरफ। तो हमें जितना थ्योरी पढ़ना था इंपोर्टेंट हम पढ़ा दिए अभी। तो चलिए अभी हम चलते हैं प्रश्नावली की तरफ। आइए अब हम चलते हैं प्रश्नावली की तरफ। तो यह वीडियो जो है वो बहुत लंबा होने वाला है, क्योंकि यह पढ़ाई का वीडियो है, कोई इंटरटेनमेंट का वीडियो नहीं है जिसमें आपको 5 मिनट में हंसा खिला करके आपको यह वीडियो खत्म कर दिया जाए। यहाँ समझाने की कोशिश की जाती है, यहाँ की स्टूडेंट जितना ज्यादा से ज्यादा हो सके समझ सके, इसलिए यहाँ के वीडियो जो है वह बहुत लंबा हो सकता है। यानी लंबा हो सकता है, बहुत ज्यादा तो नहीं है, 30 मिनट 35 मिनट 40 मिनट का वीडियो रहेगा, तभी जाकर के आप कहीं ना कहीं समझ पाएंगे, क्योंकि पढ़ाई जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। और रही बात इंटरटेनमेंट की, तो हम अभी कुछ बोल नहीं रहे ज्यादा, क्योंकि हम अभी केवल पढ़ाने पे फोकस कर रहे हैं, इसलिए हम ज्यादा अभी इंटरटेनमेंट भी आपको नहीं करा रहे हैं। तो आप जो है पढ़ने पर ध्यान दीजिए और मन लगा करके इस वीडियो को देखिए, फोकस करके इस वीडियो को देखिए ताकि आपको ज्यादा से ज्यादा समझ पाए। तो पहला मेरा प्रश्नावली 1 का b का 1 का जो a है 1 है, यह सभी जो है वो रिक्त स्थानों की पूर्ति करने वाला है, यानी कि फिल इन द ब्लैंक्स, इसको जैसे इंग्लिश में बोला जाए, यानी कि भरने वाला है। तो पहला है कि धन पूर्णांक p अभाज्य होगा। आपको हम परिभाषा में बताए हुए थे कि अभाज्य संख्या किसे कहते हैं, तो वैसी संख्या जिसका केवल 2 ही गुणनखंड हो, और उसमें पहला वो हो कि वही हो यानी वह स्वयं संख्या हो, और उसके बाद में उसके अलावा 1 हो। तो अति धन पूर्णांक p अभाज्य होगा यदि p में केवल 1 और स्वयं से भाग लगे, यानी कि p में केवल 1 और स्वयं से भाग लगे। तो इसका आंसर जो है वो 1 और p हो जाएगा, या फिर p में केवल स्वयं और 1 से भाग लगे, वही बात हुआ। फिर उसके बाद दूसरा है कि डॉट संख्या को अभाज्यों के गुणनफल के रूप में लिखा जा सकता है, यानी कौन सी संख्या को अभाज्य के गुणनफल के रूप में लिखा जा सकता है। तो यहाँ पर हो जाएगा आपका यौगिक संख्या, क्योंकि यौगिक संख्या को अभाज्य के गुणनफल के रूप में हम लिख सकते हैं। जैसे यौगिक संख्या का स्टार्टिंग होता है 4 से, 4 6 8 9 10। तो जैसे अगर हम 4 को लिखना होगा तो इसको हम लिखेंगे 4 बराबर 2 गुने 1। यह हमारा जो है अभाज्य 2 गुने 1, तो यह जो है वो मेरा अभाज्य है। क्या है यह? अभाज्य। तो हम इसको अभाज्य गुणनफल के रूप में लिख सकते हैं। या फिर 6 है तो 2 गुने 3, यहाँ पर 1 नहीं होगा, या अगर भी लिख भी रहे तो कोई दिक्कत नहीं है। तो 2 गुने 3 यहाँ पे ये हो गया 6। तो इस तरह से हम अभाज्य गुणनफल के रूप में लिख सकते हैं। तीसरा है कि 2 पूर्णांक a और b अभाज्य है यदि मासा a b बराबर कितना होनी चाहिए। अगर मान लीजिए कि हमें 2 संख्या दिया हो, जैसे में 7 और 3, तो जब हमें इसका मासा पूछा जाए तो इसका मासा हमेशा 1 ही होगा, क्योंकि अभाज्य संख्या वही होता है जिसका स्वयं और 1 के अलावा कोई दूसरा गुणनखंड नहीं होता है। स्वयं और 1 के अलावा उसका दूसरा कोई गुणनखंड नहीं हो सकता है। तो इसलिए 7 और 3 का मासा भी 1 ही हुआ, क्योंकि स्वयं से था। अगर मान लीजिए हम इसको 3 से काटेंगे तो यह नहीं कटेगा, या तो कट जाएगा। अगर हम इसको 7 से काटते हैं तो यह कट जाएगा, लेकिन यह नहीं कटेगा पूरा। तो इसलिए इसका मासा जो है 1 ही होगा। तो वही है कि 2 पूर्णांक a और b अभाज्य है यदि मासा a b बराबर 1 हो। उसका बाद मासा 48 30 बराबर मासा 30 48, यानी कि हम इसको पहले और बाद में भी लिख सकते हैं। वही चीज है, 48 को हमने बाद में लिख दिया है और 30 को पहले लिख दिया है। आते हैं फिर 5वें सवाल की तरफ। 5वां सवाल ये कह रहा है कि मासा ए बी गुन्ने लासा ए बी। तो इससे पहले हम भी थ्योरी पढ़ाए हुए थे एक फॉर्मूला, जिसमें था कि मासा ए बी गुन्ने लासा ए बी बराबर होता है दोनों संख्याओं का गुणनफल। तो यहाँ पर वही चीज है। तो यहाँ पर जो है ये दोनों संख्या हमारा क्या है, ए बी है, तो यहाँ पर हो जाएगा ए और यहाँ पर हो जाएगा बी। फिर 6ठा सवाल है कि निम्न गुणनखंड में अज्ञात संख्याओं को लिखे। इसमें अज्ञात संख्याओं को लिखना है कि यहाँ पर a, b और c का मान क्या होने वाला है। तो यहाँ पे ये 17 और यहाँ पे ये क्या 2 है, तो 17 दूना 34, यहाँ पे 34 हो जाएगा, और 34 दूना 68, यहाँ पे 68 हो जाएगा, और उसके अंदर 68 दूना 128, यहाँ पर 128 हो जाएगा। तो इस तरह से हम इसको फाइंड कर सकते हैं।
इससे पहले जो हमने बताया हुआ था सवाल नंबर 5, 1 का 5, वो हमें नंबरिंग करने में मिस्टेक हो गई है। वो सवाल नंबर था 2 का पहला, और अभी हम आते 2 के दूसरा की तरफ। तो यहाँ पे है कि इस सब को फाइंड करना है। तो यहाँ पे 72 तो हम कितने से मल्टीप्लाई करेंगे, यहाँ पे 72 आ जाना चाहिए। तो 8 9 72, 9 से हम गुना करेंगे 8 में तो 72 आ जाना चाहिए। और उसके में यहाँ पर कितने से गुना करेंगे, 8 आ जाना चाहिए। तो अगर यहाँ पर 2 2 2 2 दूना 4, 4 दूना 8, तो 8 हो गया। यहाँ पर 3 3 3 तिहाई 9, तो 3 तिहाई 9, 2 तिहाई 2 दूना 4 दूना 8, और 8 9 72, तो ये भी बन गया। आते हैं फिर सवाल नंबर 3 की तरफ। अभी हम जितना सवाल बना रहे हैं, सबसे पहले आप उसे बनाने की कोशिश कीजिएगा। मुझे उम्मीद है कि आपसे पहले यह बन जाएगा। अगर नहीं बने तब इस वीडियो को, मतलब इस क्वेश्चन को बनाते वक्त देखिएगा, नहीं तो पहले बनाने की कोशिश कीजिएगा, उसके बाद वीडियो को देखिएगा। तो चलिए हम आते हैं तीसरा सवाल की तरफ, जो कि अभाज्य गुणनखंड निकाले, यानी इन सभी के अभाज्य गुणनखंड निकाले। जिसमें पहला है 124, दूसरा है 156, तीसरा 140, और इसे बिहार 2013 में बोर्ड के एग्जाम में पूछा भी हुआ है। इसमें चौथा है 5005, और पांचवा है 32,760। तो हम पहला से स्टार्ट करते हैं। तो हमारा 124, तो 124 का जब हमें गुणनखंड निकालने को बोलेगा तो हम क्या करेंगे, इसका एलसीएम फाइंड करेंगे, जैसे आप बच्चा में करते थे इस तरीके से। तो कितना से कट रहा है, तो 2 छक 12, और ये कितना से कट रहा है, तो ये हो जाएगा 2 दूना 4, तो ये 62 मरतबे में कट गया। फिर उसमें 2 से फिर इसको काटना है, तो 2 तिहाई 6, 2 एकम 2, 31 दूना 62, और 62 दूना 124। तो इस तरीके से हमारा हो जाएगा 124 बराबर 2 गुने 2 गुने 31, तो 2 का पावर 2 गुने 31, ये हमारा हो गया आंसर। दूसरा क्वेश्चन है 156। तो 156 का जब हम अभाज्य गुणनखंड करेंगे तो पहले इसे 2 से लगाएंगे, तो 2 7 14, 2 8 16, बच गया 1, तो 2 8 16। फिर उसके अंदर हम 2 से लगाएंगे तो 2 तिहाई 6, बच गया 1, तो 2 9 18, क्योंकि 1 और 8 18 हो गया, तो 2 9 18। फिर उसके अंदर हम 3 से लगाएंगे, क्योंकि 3 है 3, और 3 तिहाई 9, 13 3 39, और उसके अंदर कटने वाला नहीं है। तो जब कटने वाला नहीं है तो फिर हम इसका लिख देंगे 156 बराबर 2 गुने 2 गुने 3 गुने 13, यानी कि 2 का पावर 2 गुने 3 गुने 13, ये हमारा हो गया आंसर। और जो चौथा, ये बिहार बोर्ड 2013 में पूछा हुआ था। और तीसरा तो 140 को हम बनाएंगे, तो इस पहले हम 2 से लगाएंगे, तो 2 7 14, ये कट गया 70 मरते में, 70 दूना 140। फिर उसके अंदर 2 से लगाएंगे, यहाँ पर हो जाएगा 35। फिर उसके अंदर आप देखिए कितना से लगाना, अगर हम 2 से लगाएंगे तो ये कटेगा नहीं, क्योंकि लास्ट में 5 है। 2 से तभी कटता है जब लास्ट में भी सम संख्या हो, यहाँ पे सम संख्या नहीं है। तो यहाँ पर हम फिर 5 से लगाएंगे, क्योंकि 3 से लगाएंगे तो ये कट जाएगा, लेकिन ये वाला नहीं कटेगा। तो 5 से लगाएंगे तो 5 7 35, और उसके अंदर 7 जो है फिर नहीं कटने वाला, क्योंकि यह भी एक अभाज्य संख्या है। तो फिर 140 बराबर 2 गुने 5 गुने 7, तो यानी कि 2 का पावर 2 गुने 5 गुने 7। फिर हम आते हैं चौथे सवाल की तरफ, जो कि है, हम यहाँ पे नंबरिंग नहीं कर दे रहे, 1 2 3 4। चौथा है 5005। देखिए फिर यहाँ से हम 2 से अगर लगाते हैं तो यह नहीं कटेगा, क्योंकि हमारा लास्ट में जो है विषम संख्या, सम नहीं है। फिर हम 3 से लगाते हैं, तो क्या 3 से कट रहा है, तो हम लगा कर देखेंगे, 3 एकम 3, बच गया यहाँ पर 2, तो 0, तो 3 छक 18, बच गया फिर 2, तो फिर 0, तो 3 छक 18, बच गया 2, तो 25, तो नहीं कटेगा, 8 का 24 होता है। तो इसलिए हम 3 से नहीं, इसको हम 5 से लगाएंगे। तो हम 5 से लगाते थे, 5 एकम 5, 0 का 0, 0 का 0, फिर 5 एकम 5, यानी 1001 मरते में कट गया। अब फिर उसके बाद में इसको हम 7 से लगाने की कोशिश करेंगे, तो क्या 7 से कटने वाला है, तो हम देख लेते हैं। 7 एकम 7, बच गया 3, तो 7 चौका 28, बच गया यहाँ पर 7 एकम 7, 10 में से 7 गया तो 3, फिर उसके बाद में यहाँ पर बच गया 3 और 0, तो 7 चौका 28, तो 30 में से 2 गया, 30 में से 28 गया तो बच गया 2, तो फिर 2 और 1 21 हो गया, तो 7 तरीका 21। फिर उसके बाद फिर हम 7 से लगाएंगे, लेकिन यहाँ पर ये नहीं लगने वाला है, तो कितना से लगेगा ये, तो ये लगेगा 9 से हम लगा कर देखते हैं। जब 9 से लगाते हैं तो क्या हो जाएगा, 9 एकम 9, और 9 5 14,
यानी 14 में से 9 गया तो 5, तो 53, तो 9 से 53 कटेगा नहीं, तो यानी 9 से भी नहीं लगेगा। फिर हम 10 से कटेगा नहीं, क्योंकि 2 से कटा नहीं, तो फिर 10 से नहीं कटेगा। फिर 11 से, तो 11 से हम लगा करके देखेंगे, तो 11 है क्या में 11, तो 14 में से 11 गया तो 3 और 3 33, तो यानी 11 3 33, तो 11 मरते में कट गया। और 13 अब नहीं कटेगा, क्योंकि लास्ट का ये भी एक अभाज्य संख्या है, तो यह नहीं कटेगा। तो एक 5005 बराबर 5 गुने 7 गुने 11 गुने 13, यह हमारा आंसर हो गया चौथा का। फिर हम आते हैं 5वें सवाल की तरफ। क्या 32,760, हम पहले 2 से लगाएंगे, 2 एकम 2, बचे यहाँ पर 1, तो 2 छक 12, 1 और 2 12 हो गया, ये कट गया। फिर 2 7 है यहाँ पर, तो 2 तिहाई 6, बच गया 1, 7 में से 6 गया तो 1, तो 1 और 6 16 हो गया, यानी 2 8 16 और 0 का 0। फिर उसके अंदर हम 2 से लगाएंगे, तो 2 8 16, फिर उसके अंदर यहाँ पर 2 एकम 3 है, तो फिर 2 एकम 2, फिर यहाँ पर बच गया 1, तो 18 है, तो यानी कि 2 9 18, फिर 0 का 0। फिर उसके अंदर हम 2 से लगाएंगे, तो 2 चौका 8, फिर उसके बाद में 19 है, तो नहीं कटेगा, तो हम 2 9 18 लगाएंगे, यहाँ पर 0 डाल करके 2 9 18, फिर उसके अंदर बचा कितना यहाँ पर 1, तो 10, तो 2 5 10। अब यहाँ पर लास्ट में सम संख्या नहीं है, इसलिए फिर हम 2 से नहीं लगाएंगे तो कितना से 3 से लगाकर देखते हैं, तो 3 एकम 3, बचे यहाँ पर 1, तो 0, 3 3 9 बच गया 1, तो 19, तो 3 छक 18, ये कट जाएगा 3 से। तीन से जब इसको काटेंगे तो कितना मरतबे में कटेगा, 3 एकम 3, बचे यहाँ पर 1, तो 0, तो 3 3 9 बच गया 1, तो फिर 1 और 9 19, यानी 3 छक 18, बच गया 1 और 5, तो 15, यानी 3 5 15। हम यहाँ पर अभी इसको इरेज कर दे रहे हैं, आप इसको नोट कर लीजिएगा, हम मार्का भी लगा दिए हैं। तो उसके बाद फिर ये 3 से कटेगा कि नहीं, इसको हम देखें, 3 चौका 12, 3 5 15, फिर कट जाएगा, 3 चौका 12, बच गया यहाँ पर 1, क्योंकि 13 में से 12 गया तो 1, और 1 6 16 हो गया, यानी कि 3 5 15, तो 16 में से 15 गया तो फिर बचा 1, तो 1 और 5 15, यानी 3 5 15। फिर उसके में 3 से हम लगाएंगे, तो 15 ते 45, 3 से नहीं करेगा, फिर उसके हम 5 से लगाते हैं, तो 5 से लगाएंगे तो 5 9 45, और उसके 5 एकम 5, फिर उसके 5 से नहीं लगेगा, क्योंकि 5 से तभी लगता है जब लास्ट में 5 या फिर 0 हो। तो फिर यहाँ पर हम 7 से लगाएंगे, तो 7 एकम 7, बच गया यहाँ पर 2 और 1 21, यानी 7 3 21। अब 13 लास्ट में बच गया, तो इसके बाद ये नहीं कटेगा, तो हमारा जो आंसर हो जाएगा वो 32,760 बराबर हो जाएगा 2 गुने 2 गुने 2 गुने 3 गुने 3 गुने 5 गुने 7, यानी कि 2 का पावर 3, फिर 3 का पावर 2 गुने 5 का पावर 1 गुने 7 का पावर 1, ये हमारा क्या हो गया, ये हमारा हो गया आंसर। तो यह काफ़ी आसान सवाल है, और इससे भी आपको एग्जाम में देखने को क्वेश्चन मिलेंगे, तो आप आसानी से इसको बना दीजिएगा। फिर हम आते हैं अगले सवाल की तरफ, जिसमें फाइंड करना है अभाज्य गुणनखंड विधि से निम्नलिखित के मासा और लासा निकाले। मासा और लासा को फाइंड करना है अभाज्य गुणनखंड की विधि से। तो यह भी जो है हम भी बताए हुए थे थ्योरी में, आपको क्या करना है कि एक बार हम और रिपीट कर दे रहे हैं, और अपने से बनाने की कोशिश कीजिएगा, क्योंकि आप जितना अपने से बनाइएगा उतना आपका माइंड जो है इसमें लगेगा और आपसे क्वेश्चन जल्दी जल्दी बनेगा। तो पहला है 6 20, तो 6 और 20, इसको हम लिख सकते हैं 2 गुने 3 गुने 1, 2 तिहाई 6 और 6 एकम 6, फिर उसके अंदर 2 गुने 5 गुने 1, तो 2 दूना 4 और 5 20, और 20 एकम 20। तो हमारा जो मौसा और लासा, तो मासा हम बताए हुए थे कि इनमें से वह बड़ी से बड़ी संख्या को फाइंड करना है जो यह दोनों को पूरा पूरा विभाजित कर दे। तो इसमें हम ढूंढने का तरीका यह बताए हुए थे कि दोनों में वह संख्या हो और उसके बाद में सबसे छोटी वाली घात को लेना है। तो यह 2 जो है आप देख रहे होंगे यहाँ पे, यह 2 जो है वह दोनों में है,
इसके अलावा 3 है तो इसमें नहीं है, 5 है इसमें तो इसमें नहीं है। तो यहाँ पर हम 2 लेंगे, तो 2 लेंगे तो सबसे छोटी वाली घात कौन सी हुई, ये, क्योंकि इसमें एक ही घात है और ये एक और ये एक, यहाँ पे 2 हो जाएगा। तो मासा हमारा हो गया 2। और बात रही लसा की, तो लसा में हमने बताया हुआ था कि सबसे बड़ी वाली घात लेना और प्रत्येक का जितना भी गुणनखंड हो प्रत्येक का। तो यहाँ पर 2 है, 3 और 1 है, और 2 है, 2 है, 5 है, 1 है। तो यहाँ पर 2 है और यहाँ पर भी 2 है, तो यह दोनों में तो है, तो इसमें हम क्या लेंगे, बड़ी वाली घात। तो यहाँ पे हो जाएगा 2 का पावर 2, क्योंकि इसमें छोटी वाली लेना नहीं है, और यहाँ पर 1 और यहाँ पर 1, ये हो जाएगा 2 का पावर 2। फिर उसके बाद में आ गया 3 तो है नहीं, तो 3 को ले लेंगे, जो दोनों में हो वो भी लेना है, और जो सिर्फ एक में भी हो उसको भी लेना, और 5 को भी ले लेंगे। तो क्या हो गया मेरा 2 का पावर 4 और 4 थे 12, 12 पंचे 60। तो इसका मासा हो जाएगा 60 और लौसा, सॉरी यहाँ लौसा हो जाएगा 60 और मासा हो जाएगा 2। और हम एक और सवाल फॉर्मूला बताए हुए थे कि मासा ए बी गुन्ने लौसा ए बी बराबर होता है ए गुन्ने बी। तो यहाँ पर ये दोनों बराबर होना चाहिए, तो दोनों संख्या क्या है हमारा 6 और 20 है, तो 6 गुन्ने 20। और यहाँ पर जो है लौसा और मासा क्या है, तो लौसा है हमारा 60, पहले मासा है हमारा 2 और लौसा है हमारा 60। तो एक नीचे हम 60 गुना 120 और ये हो जाएगा 20 छक 120। तो यह हमारा दोनों बराबर हो गया, यानी कि यह सही हुआ। आते हैं फिर अगले सवाल की तरफ। सत्रह और 25, तो 17 और 25, तो 17 बराबर लिखेंगे 17 गुने 1 के 20। यह एक अभाज्य संख्या थी, इसका इसके अलावा कोई गुणनखंड नहीं होगा। 25 को लिखेंगे 5 गुने 5 गुने 1। तो जो हमारा मासा हो जाएगा, मासा बराबर, यार चुप ना, तो यहां पर जो हमारा मासा हो जाएगा वो हो जाएगा 1, क्योंकि इस दोनों में कोई ऐसी संख्या नहीं है जो दोनों में हो। 17 इसमें है तो इसमें नहीं है, 5 इसमें है तो इसमें नहीं है, तो 1 जो हमारा मासा हो जाएगा कि यह दोनों में है। फिर उसके बाद बात कर लेते हैं लौसा की, तो लौसा बराबर हो जाएगा 17 गुने 5 का स्क्वायर, तो क्या हो जाएगा 17 गुने 25। तो हम इसको मल्टीप्लाई कर देते हैं, यानी 25 और 17, तो 25 साते 175, यानी 7 5 35 के 5 हाथ में 3, 7 दूना 14 और 3 17, और 25 से कम 25। जब आप इसको जोड़िएगा तो 5 5 10 के 0 हासिल 1, 7 2 9 1 10 के 0 हासिल 1 1 1 2, यानी कि ओ सॉरी 25 यहाँ पे ना होगा, यानी 5 का 5, 7 5 12 के 2 हासिल 1, और 2 और 1 3 और 1 4, यानी कि जो इसका मासा हो जाएगा, सॉरी लौसा, वो हो जाएगा 425। मासा 1 और लौसा इसका 425, उसके बाद में इसका मासा 2 और उसके बाद में लौसा 60। फिर हम आते हैं तीसरे सवाल की तरफ, 510। तो हम 510 का गुणनखंड करेंगे, तो जब बड़ी संख्या दे दे, जैसे कि यहाँ पर है तो इसका तो हम आसानी से लिख सकते 2 3 6। जब बड़ी संख्या दे दे तो इसको हम पहले जो है एलसीएम ले लेते हैं इस तरीके से। 510 2 से काटेंगे, 2 दूना 4, 1 और 1 11, यानी 2 पंचे 10 और 1 और 0, यानी कि 2 पंचे 10। फिर उसके बाद में 3 से 3 8 24 बच गया, 1 और 5, यानी 3 5 15। फिर उसके बाद में 5 से, तो 5 एकम 5 बच गया 3, तो 3 और 5 35, यानी 7 5 35, 17 5 85। इसके अलावा ऐसा कोई गुणनखंड नहीं होगा, तो इसलिए हम लिख देंगे 510 बराबर 2 गुने 3 गुने 5 गुने 17। फिर उसके में आ गया 92, तो 92 का भी हम लिख सकते हैं 2 गुने 92 का अगर हम तोड़ेंगे तो 2 से क्या हो जाएगा, 2 चौका 8 बच गया 1 और 2, यानी कि 2 छक 12। हम आसानी से इसको बना दे रहे हैं,
ताकि आप लोगों को समझ में आए। फिर उसके अंदर 2 से 23, 23 दूना 46 और 46 दूना 92। इसके अलावा ऐसा कोई गुणनखंड नहीं होगा। यहाँ पर 2 गुने 2 गुने 23। तो हमारा जो मौसा हो जाएगा और लौसा जो होगा, तो मौसा में यहाँ पे आप देखिए 2 इसमें भी है, 2 इसमें भी है, 3 इसमें है लेकिन इसमें नहीं है, 5 इसमें नहीं है, 17 इसमें नहीं, 23 इसमें नहीं है। तो इस हिसाब से सबसे छोटी वाली घात कौन होगा, वो होती है, यानी कि मौसा इसका हो जाएगा 2। तो यहाँ पर जो मेरा लौसा हो जाएगा वो हो जाएगा 2 गुने 2, क्योंकि 2 जो है वह बड़ी वाली घात इसमें है, ना कि इसमें सिर्फ एक ही 2 यहाँ पर 2 है, 2 तो 2 है। तो यानी कि लौसा बराबर 2 गुने 2, और उसके अंदर 3, फिर उसके अंदर 5, फिर 17, फिर उसके बाद में 23। क्योंकि 17 जो है वो भी लिखाएगा, 23 भी लिखाएगा, 5 भी लिखाएगा, यानी कि 2 गुने 2 गुने 3 गुने 5 गुने 17 गुने 23। तो कितना हो जाएगा ये 2 दूना 4, 4 पंचे 20, 20 23 60। तो 60 गुने 17, यानी कि 17 छक कितना होता है 102 होता है। तो यानी कि 17 छक 102, यानी कि 102 और 0। तो फिर इसमें 23 से गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा 0, 3 दूना 6, फिर उसके बाद में 0, और फिर उसमें 3 एकम 3, फिर उसके बाद में 1 20 दूना 2040। तो बच्चे इसको जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा 0 का 0, 6 का 6, 4 का 4, फिर उसमें 3 का 3, फिर 2 का 2, यानी कि 23,460। तो जो हमारा यहाँ पे लौसा हो जाएगा वो हो जाएगा 23,460। फिर हम आते हैं अगले सवाल की तरफ। तो जो हमारा चौथा सवाल है उसमें क्वेश्चन की 6, 72 और 120, यानी इसमें 3 ठो दिया हुआ 6, 72 और उसके बाद में 120। तो इसका मैं फाइंड करना है, तो उसके लिए भी सेम प्रोसेस लगेगा, सेम प्रक्रिया लगेगा। 6, 72 और 120। 6 का लिखेंगे 2 गुने 3 गुने 1, 72 का लिखेंगे 2 गुने 2 दूना 4, 4 तिहाई 12 गुने 2 गुने 3, 3 दूना 6, 6 तरीका 18, 18 दूना 36, 36 दूना 72, यानी कि इस हिसाब से 2 गुने 2 गुने 2 गुने 3, 2 दूना 4, 4 दूना 8, 8 तरीका 24, 24 तरीका 72, फिर उसके बाद में आ गया 120। तो 120 यानी कि 2 गुने 2 गुने 2 गुने 3 गुने 5, 2 दूना 4, 4 दूना 8, 8 पंचे 40 और 40 तक 120। तो इसका जो मौसा हो जाएगा और जो लौसा हो जाएगा, तो जो मौसा है उसमें यहाँ पर आप देख सकते हैं कि यहाँ पर भी 2 है, इसमें भी 2 है और इसमें भी 2 है, इसमें भी 3 है, इसमें भी 3 है, उसमें भी 3 है। तो इसमें जो 2 है उसमें सबसे छोटी घात यहाँ पे दिए वाला 2 है, तो यानी कि मौसा बराबर 2 गुने, और 3 जो है इसमें भी 2 ठो 3 है और इसमें भी 1 ठो 3 है, तो हम किसी एक को ले लेंगे क्योंकि एक ही वाला कम है। और रहा बात 5 की, तो 5 तो होगा नहीं क्योंकि दोनों में से किसी में नहीं, सिर्फ एक ही में है। जितना संख्या दिया हो मौसा अगर हमें फाइंड करना तो वो तीनों में होना चाहिए। तो इस हिसाब से हो गया मेरा 2 तिहाई 6। फिर उसके बाद में लौसा, तो जब लौसा हमें फाइंड करना हो तो यहाँ पर भी 2 है, इसमें भी 2 है और इसमें भी 2 है, तो सबसे बड़ी वाली घात कौन सा हो गया, ये वाला, या फिर ये वाला कह लीजिए, दोनों बराबर ही है, तो हम लिख देंगे 2 गुने 2 गुने 2 गुने, और यहाँ पर 3 इसमें भी है, 3 इसमें भी है, 3 इसमें भी, तो यहाँ पर भी 2 ठो ये बड़ी वाली लेंगे, 3 गुने 3। फिर रही बात 5 की, तो 5 सिर्फ एक ही में है तो इसी में लिख देंगे 5। तो कितना हो जाएगा 2 दूना 4, 4 दूना 8, 8 तरीका 24 और 24 तक 72, और 72 पंचे यानी 72 गुने 5, 5 दूना 10 की 0 हासिल 1, 5 7 35 और 1 36, 360। जो इसका मौसा हो जाएगा वो सॉरी लौसा, वो लौसा हो जाएगा इसका 360। तो इसके अलावा हमने जो है इसमें अभी 3 ठो सवाल और है जिसको आप हमने जो है होमवर्क के तौर पे दे दिया है, आपको इसे बनाना है और नेक्स्ट वीडियो में इसका सॉल्यूशन आएगा। इसके बाद हम प्रश्नावली 1 का बी को बंद करते हैं और उसके बाद में इससे पहले वाली क्लास में जो हमने 1 का ए
जो छोड़ा हुआ था लगभग 500 प्रश्न, आज उसी को हम कवर करने वाले हैं। तो आइए अब हम चलते हैं प्रश्नावली एक की तरफ, जो हमने इसे पहले वाली क्लास में छोड़ा हुआ था। तो इसमें है कि यूक्लिड का एल्गोरिथम के प्रयोग से जो ना इसका क्या निकालना है, मौसा ज्ञात करना है यूक्लिड का एल्गोरिथम के प्रयोग से। तो इसमें हमने बताया हुआ था कि जो छोटी वाली संख्या होगी उससे जो है ना हम बड़ी वाली संख्या में भाग देंगे। तो इसके लिए पहले हम लिखते हैं a बराबर इसके लिए हम पहले लिखते हैं कि यूक्लिड के भाग एल्गोरिदम के प्रमेय से a बराबर BQ प्लस R, जहां 0 से बड़ा या बराबर R और R से बड़ा B होता है। तो इसमें हम बताए हुए थे कि जो छोटी संख्या होगा उससे जो है ना हम बड़ी संख्या में भाग देंगे। तो जो हमारा छोटी संख्या है वो 4052 हो गया, और जो बड़ी संख्या है वो 12576 है। तो हमारा a का मान हो जाएगा 12576 बराबर BQ यानी कि 4052। b का मान हो गया 4052। तो इसमें कितने से मल्टीप्लाई करेंगे, हमारा 12576 आ जाना चाहिए। तो अगरचे में से 3 से मल्टीप्लाई करते हैं तो 4 तिहाई 12000 और लगभग 576 है, तो इसमें 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो यह आ सकता है। तो 4052 तिहाई 3 दूना 6 5 तिहाई 15 के 5 हासिल 1 और 3 में 0 से भाग देंगे तो 0, तो 1 का 1 हो जाएगा, 4 तिहाई 12, ये 12156 आया और यहाँ पे 12576 है। तो ये हम लगा दे रहे हैं 3 मरते में। तो हमारा शेषफल क्या आ जाएगा, 12576 में से 12156 जाएगा तो 6 में से 6 गया तो 0, 7 में से 5 गया तो 2, फिर उसमें 5 में से 1 गया तो 4 और ये कट जाएगा, यानी 420 हमारा शेषफल हो गया। ये हमारा शेषफल हो गया। अब उसके अंदर 4052 हमारा फिर a बन जाएगा और b जो है वो 420 हो जाएगा। अब हम कितने से मल्टीप्लाई करें, जो हमारा 4052 आ जाना चाहिए। तो अगर हम इसको 10 से मल्टीप्लाई करते हैं तो ये हमारा हो जाएगा 4200, जो कि इस 4000 से ज्यादा है। तो हम क्या करते हैं 9 से मल्टीप्लाई करेंगे। तो 9 से जब मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा हो जाएगा 420 9, यानी कि 9 से 0 में जब गुना करेंगे तो 0, 9 दूना 18 के 8 हासिल 1, 9 चौका 36 और 1 37, यानी 3780। तो 3780 जब 4052 में से 3780 घटाएंगे तो 2 में से 0 गया तो फिर 2, फिर 5 में से 8 15 में से 8 गया तो 7, फिर यहाँ पे बच गया 9, 9 में से 7 गया तो 2 और ये बच गया 3, 3 में से 3 गया तो कट गया, यानी 272 हमारा शेषफल बच गया। फिर उसके बाद में हमारा ये हो जाएगा 420 हमारा हो जाएगा a और b हो जाएगा 272। तो हम कितने से मल्टीप्लाई करेंगे, 420 आ जाना चाहिए। अगर हम 272 से अगर 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो इससे ज्यादा हो जाएगा, क्योंकि 27 दूना 54 यानी 540 और 2 दूना 4 यानी 544 हो जाएगा, जो कि हमारा इससे ज्यादा हो जाएगा। हमको लाना है 420, तो इसलिए हम 1 से मल्टीप्लाई करेंगे, 1 से गुना करेंगे। तो 420 में से 272 जाएगा तो 10 में से 2 गया तो 8, ये बच गया 1 में से यानी 11 में से 7 गया तो 4 और यह बच गया 3, 3 में से 2 गया तो 1, यानी 148। फिर उसके बाद में हम 272 को हम a मान लेंगे। तो 272 बराबर हो जाएगा 148 गुन्ने हम कितना से मल्टीप्लाई करें, जो हमारा 272 आ जाना चाहिए। तो अगर हम 148 से 2 बार मल्टीप्लाई करते हैं तो ये ज्यादा हो जाएगा, लगभग 14 दूना 28 और 8 दूना 16, यानी कि 296 के लगभग में आ जाएगा। तो इसलिए हम 1 से मल्टीप्लाई करेंगे। तो 272 में से 148 को घटाना, यानी 12 में से 8 गया तो 4, ये हो जाएगा 6, 6 में से 4 गया तो 2 और ये कट जाएगा, यानी 24 आ गया। तो फिर उसके अंदर हमारा 148 ये हमारा a बन जाएगा और उसके अंदर ये b, यानी कि 24 गुने कितने से मल्टीप्लाई जो 148 आ जाना चाहिए। तो अगर हम इसको 6 से मल्टीप्लाई करते हैं, 24 छक कितना हो जाएगा, 96 हो जाएगा। ओ सॉरी 24 छक होता है 148 शायद, 6 जगह 24 के 4 हासिल 2 और 6 दूना 12 और 2 14, यानी 144 हो गया। तो फिर हम क्या करेंगे, इसको 6 मरते में लगा देंगे, 25 150 ठीक है, 144 ठीक है।
तो यहाँ पर जो है 6 मरतबे लगाया था कितना है 144। अब उसके में 148 में से 144 घटाया गया है तो बचेगा मेरा 4। तो हमारा फिर ये 4 जो है शेषफल आ जाएगा। फिर उसके बाद में ये 24 जो हमारा ए हो जाएगा और फिर जो हमारा ये शेषफल है ये हमारा बी हो जाएगा। तो 4 से हम कितना मरतबे मल्टीप्लाई करें जो हमारा 24 आ जाना चाहिए। तो हम 6 मरतबे मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा 24 आ जाएगा, क्योंकि 4 छक 24। तो यहाँ पर क्या हुआ कि हमारा शेषफल 0 आ गया। और हम बताए हुए थे कि यूक्लिड का भाग एल्गोरिदम कहता है कि जिस चरण में शेषफल 0 आ जाए उसी का बी यानी कि भाजक जो है शेषफल होता है। तो यहाँ पर शेषफल यहाँ पर लिखना है आपको चरण 1, चरण 2, चरण 3, चरण 4, चरण 5, चरण 6। तो फिर आपको इसके आगे लिखना है कि चूंकि चरण 6 में शेषफल 0 है, इसलिए मासा जो है हमारा 4 हो जाएगा। इसलिए फिर हम आते हैं छठे सवाल की तरफ, जिसमें दिया हुआ है 455 और 42। तो इसमें भी हमारा छोटा वाला संख्या जो है 42 है और जो बड़ी वाली संख्या है वो 455 है। तो इसको भी हम सेम तरीके से फाइंड करेंगे। यूक्लिड के भाग एल्गोरिदम के प्रमेय से ए बराबर बी क्यू प्लस आर, जहां 0 से बड़ा या बराबर आर और आर से बड़ा बी होता है। इसमें भी हम पहले लिखेंगे चरण 1 और उसके अंदर जो हमारा बड़ी वाली संख्या उसको हम पहले ए मान लेते हैं 455, और इसमें जो डिवाइड देना है वो हम 42 से इसको भाग देंगे। तो 42 में हम कितने से मल्टीप्लाई करें जो हमारा 455 आ जाना चाहिए। तो अगर हम इसे 10 से मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारा आ जाएगा 420, जो कि 455 से थोड़ा कम है। लेकिन अगर हम 11 से मल्टीप्लाई करते हैं तो यह 455 से ज्यादा हो जाएगा, इसलिए हम 10 से मल्टीप्लाई करेंगे। तो 10 से मल्टीप्लाई किए तो 420 आ गया। तो 455 में से हम 420 को घटाएंगे, 5 में से 0 गया तो 0, 5 में से 2 गया तो 3, 4 में से 4 गया तो 0, यानी 35 बच गया। तो हमारा शेषफल जो है वो 35 हो गया। उसके बाद फिर चरण 2 में हम लिखेंगे 42, जो हमारा बी है वो फिर हमारा ए बन जाएगा और जो शेषफल है वो हमारा बी बन जाएगा, यानी 35। तो 35 हम कितने से मल्टीप्लाई करें जो हमारा 42 आ जाना चाहिए। तो अगर हम 2 से मल्टीप्लाई करते हैं तो यह 70 आ जाएगा, जो कि 42 से ज्यादा है तो यह गलत हो जाएगा, इसलिए हम 1 से गुना करेंगे। तो 42 में से 35 गया तो कितना हो जाएगा 7, तो हमारा 7 शेषफल हो गया। फिर उसके में चरण 3 में ये हमारा 35 जो है यह ए हो गया और उसके अंदर यहाँ पर 7 गुने कितने से मल्टीप्लाई करें जो 35 आ जाना चाहिए। अगर हम 5 से मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारा 35 आ जाएगा, 7 5 35, तो हमारा शेषफल इस चरण में जो है 0 हो गया। तो हम बताए हुए थे जिस चरण में 0 हो जाए शेषफल, उसी चरण का जो भाजक होता है जिसे हम भाग देते हैं वो हमारा महत्तम होता है, यानी कि एलसीएम यानी कि एचसीएफ, जिसे हम मासा कहते हैं। तो चूंकि चरण 3 में शेषफल 0 है, इसलिए मासा बराबर 7, ये हमारा आंसर है, जो कि सवाल नंबर 4 का 3 है। इससे पहले वाली वीडियो में हमने 4 का 2 सवाल तक किया हुआ था, लेकिन 4 का 3 आगे हम बना रहे हैं कि दिखाए कि एक पूर्णांक, आपको पता है कि पूर्णांक संख्या क्या होती है, के वर्ग में यदि 4 से भाग दिया जाए तो शेष 0 अथवा 1 बचेगा। कहने का तात्पर्य यह है कि हम अभी सिंपल वर्ड में समझा दे रहे हैं, फिर उसके अंदर किताबी भाषा में हम समझाएंगे। जैसे में 2 क्या है, एक पूर्णांक है, अगर हम इसका वर्ग करेंगे तो क्या आया 4, तो फिर हम 4 में अगर 4 से भाग देंगे तो क्या बचेगा 0। या फिर अगर हमारा 3 एक पूर्णांक है, अगर इसका हम वर्ग करेंगे तो क्या आ जाएगा 9। फिर अगर हम इसमें 4 से डिवाइड देंगे तो क्या बचा 1। या फिर अगर 4 है और 4 का हम स्क्वायर करेंगे तो क्या आएगा 16। फिर अगर हम इसको 4 से डिवाइड करेंगे तो क्या बचा 0।
फिर उसी तरह से अगर हम पूर्णांक एक 5 लेते हैं, 5 का अगर स्क्वायर करेंगे तो क्या होगा 25, और 25 में जब 4 से डिवाइड देंगे यानी भाग देंगे तो क्या बचेगा मेरा 4 छक 24 और बच गया 1। तो कहने का तात्पर्य यह है कि किसी पूर्णांक के वर्ग में यदि 4 से भाग दिया जाए तो शेष 0 अथवा 1 बचेगा, यानी कि 1 बचेगा। तो यहाँ पर भी 0 आया, 1 आया, 0 आया, 1 आया। तो इसी चीज को हमें जो है किताबी भाषा में प्रूफ करना है। तो चलिए हम इसको प्रूफ करते हैं। तो यहाँ पर हम लिखेंगे कि धनात्मक पूर्णांक ए और बी से ए बराबर बी क्यू प्लस आर, जहां 0 से बड़ा या बराबर आर और आर से आर से बड़ा बी होता है। उसके बाद बी बराबर 2 रखने पर क्या हो जाएगा, ए बराबर 2 गुने क्यू प्लस आर, यानी कि ए बराबर 2q प्लस आर। और आर का मान यहाँ पे है कि आर जो है वो 0 से बड़ा होनी चाहिए, फिर आर से छोटा होनी चाहिए। 0 से बराबर या बड़ा होनी चाहिए और आर से छोटा होना चाहिए। तो आर बराबर 0 1 होगा, क्योंकि 2 जो है 2 से छोटा होनी चाहिए। बी हमारा कितना यहाँ पर 2 है, तो आर बराबर 0 और 1 हुआ। तो इस प्रकार ए बराबर क्या हो जाएगा 2q प्लस 0 या फिर ए बराबर 2q प्लस 1। फिर उसके बाद में दोनों तरफ वर्ग करने पर, जब हम इसमें दोनों तरफ वर्ग करेंगे या फिर इसमें जो है दोनों तरफ वर्ग करेंगे a बराबर 2q, तो जब हम दोनों तरफ वर्ग करेंगे तो क्या हो जाएगा a का स्क्वायर और फिर उसके में 2q का स्क्वायर। तो यहाँ पर क्या आ गया a स्क्वायर के बराबर 2q स्क्वायर, 4q स्क्वायर। तो यहाँ पर अगरचे हम इसको 4 से डिवाइड देंगे तो क्या होगा कि यह पूरा पूरा कट जाएगा और उसके बाद में 0 आएगा। प्रश्न के अनुसार 4 से यदि 4 से भाग दिया जाए तो शेष 0 अथवा 1 बचेगा। हम इसे पहले एक प्रमेय बताए हुए थे, एक पॉइंट बताए हुए थे, जिसमें यह बताया था कि अगर कोई संख्या किसी संख्या के स्क्वायर को भी डिवाइड करता है तो उस संख्या को सिंगल में भी डिवाइड करेगा। यानी कि 2 जो है अगर 6 को डिवाइड करता है, 6 स्क्वायर को डिवाइड करता है, तो यह संख्या 2 जो है वो 6 को भी डिवाइड करेगा। तो यही है यहाँ पर जो 4 जो है अगर 4q स्क्वायर को डिवाइड करता है तो यहाँ पर भी 4q को भी डिवाइड करेगा। तो यानी कि a स्क्वायर से a स्क्वायर बराबर 4q स्क्वायर, जब 4q स्क्वायर में हम 4 से डिवाइड देंगे तो हमारा शेषफल 0 आएगा। फिर उसी प्रकार अगर a बराबर 2q प्लस 1, a बराबर 2q प्लस 1 रखते हैं और जब दोनों तरफ हम स्क्वायर करते हैं यानी कि दोनों तरफ वर्ग करने पर क्या हो जाएगा a स्क्वायर बराबर 2q प्लस 1 का स्क्वायर। आप इधर से नोट कर लीजिएगा, हम यहाँ इसको इरेज कर दे रहे हैं। कि a बराबर 2q प्लस स्क्वायर, a स्क्वायर बराबर 2q प्लस 1 का स्क्वायर। तो a स्क्वायर बराबर ये बैठ रहा है a प्लस बी का होल स्क्वायर पे, तो a प्लस बी का होल स्क्वायर बराबर होता है a स्क्वायर यानी कि 2q का स्क्वायर यानी कि 4q स्क्वायर प्लस b स्क्वायर यानी कि 1 का स्क्वायर प्लस 2ab यानी कि 2 गुने a गुने b। तो 2 गुने a का मान क्या है 2q प्लस 1। तो ये कितना हो जाएगा a स्क्वायर बराबर 4q स्क्वायर प्लस इसको हम पहले लिख देंगे यानी कि 2q प्लस 1 को हम पहले लिखेंगे 2q प्लस 1 और 2q यहाँ पर मल्टीप्लाई ना होगा 2q 2 जा 4 हो गया 4q, दो में 2 से गुना किया तो 4, तो 4q हो जाएगा और ये वाला 1 का स्क्वायर 1 हो जाता है।
तो इस प्रकार हम इसमें जो है 4 कॉमन लेंगे तो क्या हो जाएगा 4q, यानी 4 को हम कॉमन लिए तो क्यू स्क्वायर प्लस क्यू और प्लस 1। तो यहाँ पर जो है यह क्या है, यह मेरा पूर्णांक है। तो ए स्क्वायर बराबर हम लिख सकते हैं 4m प्लस 1। तो जब हम इसको 4 से डिवाइड करेंगे तो ये 4 का मल्टीपल है। अगर चाहे इसका मान 1 भी रहे या फिर 2 भी रहे या 3 भी रहे तो 4 का मल्टीपल में भी होगा। तो 4 का मल्टीपल जितना हो वह 4 से डिवाइड हो जाएगा। जैसे कि 4 गुने 2 यानी कि 8 हुआ तो ये 4 से डिवाइड हो जाएगा, 4 दूना 8। या फिर 4 ते 12, अगर से 12 होगा तो फिर 4 से ये भी डिवाइड हो जाएगा, 4 ते 12। या फिर 16, इसका मान 3 होगा तो यानी कि इसका मान 4 होगा तो यानी कि 4 चौका 16। तो 16 भी हो तो ये भी 4 से डिवाइड हो जाएगा। तो हमारा शेषफल क्या बचा 1, और यहाँ पर शेषफल क्या बचा 0, क्योंकि यह भी क्यू स्क्वायर जो है यह एक पूर्णांक है। तो 4 का मल्टीपल से जितना भी हम भाग देंगे 4 से, यहाँ पर पूरा पूरा कट जाएगा। यहाँ पर प्लस 1 है नहीं, जो हमारा 1 बचेगा, तो इसलिए यहाँ पर शेषफल 0 बचा और यहाँ पर शेषफल जो है वह 1 बचा। तो इसके बाद हम लिखेंगे अतः प्रश्न के अनुसार 4 से भाग देने पर किसी अपूर्णांक के वर्ग में 4 से अगर भाग दिया जाए तो शेषफल 0 या अथवा 1 ही बचेगा। तो यह भी प्रूफ हो गया। फिर हम आते हैं अगले सवाल की तरफ। 4 का 4 प्रश्न है मेरा कि सिद्ध करे कि कोई धन पूर्णांक 6k या 6k प्लस 1 या 6k प्लस 2 या 6k प्लस 3 या 6k प्लस 4 या 6k प्लस 5 के रूप में लिखा जा सकता है। यानी कि किसी भी धन पूर्णांक को 6k या फिर 6k प्लस 1 से लेकर के 6k प्लस 5 के रूप में लिखा जा सकता है। तो इस चीज को भी हम अभी प्रूफ करने वाले हैं। तो इसके लिए हम आंसर में लिखेंगे भाग एल्गोरिथम से ए और बी धनात्मक पूर्णांकों के लिए ए बराबर बी क्यू प्लस आर, जहां 0 से बड़ा या बराबर आर और आर से बड़ा बी होता है। जो फिर b बराबर 6 रखने पर, क्योंकि यहाँ पर 6 के मल्टीपल में पूछ रहा है, तो 6 रखने पर तो a बराबर 6 गुने क्यू प्लस आर, यानी कि a बराबर 6q प्लस आर। फिर उसके बाद में यहाँ पर r का जो मान होगा वह 0 से बड़ा या बराबर r, और r जो है वह छोटा होगा 6 के, क्योंकि r जो है b से बड़ा कभी नहीं हो सकता, छोटा ही होता है। तो यहाँ पर r बराबर क्या हो जाएगा 0 1 2 3 4 5। और हमें विचार भी करना है 6k प्लस 4 6k प्लस 5 तक के विचार करना है। तो इस प्रकार a बराबर 6q प्लस r, तो यहाँ पर r बराबर क्या ले 0, तो यानी कि a बराबर 6q प्लस 0, यानी कि a बराबर 6k। क्योंकि q क्या है एक, तो यह एक पूर्णांक है, और पूर्णांक का जवाब हम कुछ भी ले सकते हैं। फिर उसके बाद में a बराबर 6q प्लस r, यहाँ पे r बराबर हम 1 लेंगे तो a बराबर 6k प्लस 1। फिर उसके बाद में a बराबर 6q प्लस r, जहाँ a बराबर यहाँ पर q बराबर हम 2 लेंगे तो a बराबर 6k प्लस 2। फिर a बराबर 6q प्लस r, जिसमें हम r का मान जो है वह 3 लेंगे, तो यहाँ पे हो जाएगा a बराबर 6q, k के जगह पे हम k लिखेंगे क्योंकि q जो है पूर्णांक है, और प्लस 3। फिर उसके बाद में a बराबर 6q प्लस r, जहाँ r बराबर यहाँ पर q नहीं होगा, यहाँ पर होगा r बराबर 2 रखने पर। यहाँ पे r बराबर 4 रखने पर a बराबर 6q प्लस r का वैल्यू 4, और q के जगह पे हम k रखेंगे क्योंकि q एक पूर्णांक है, तो उसकी जगह पे हम k भी रख देंगे, जिस तरीके से हमें प्रश्न में दिया हुआ है। फिर उसके बाद में a बराबर 6q प्लस r, जहाँ r बराबर हम 5 रखेंगे, तो a बराबर 6k प्लस 5। तो इस तरीके से
हमारा जो पहला आया है वो है a बराबर 6k, जो दूसरा आया है वो है a बराबर 6k प्लस 1, जो तीसरा आया है वो है a बराबर 6k प्लस 2, और जो चौथा आया है वो है a बराबर 6k प्लस 3, फिर उसके बाद a बराबर 6k प्लस 4, फिर उसके बाद में a बराबर 6k प्लस 5। तो यानी कि यह पांचों कंडीशन, छह कंडीशन जो सेटिस्फाई कर रहा है। तो इस प्रकार हम लिखेंगे कि कोई धन पूर्णांक 6k या 6k प्लस 1 या फिर 6k प्लस 2 या फिर 6k प्लस 3 या फिर 6k प्लस 4 या फिर 6k प्लस 5 के रूप में लिखा जा सकता है। और इसी तरीके से आपको भी बनाना है। फिर हम आते हैं अगले सवाल की तरफ, जो सवाल नंबर 5 है। हमारा पांचवा सवाल कहता है कि सिद्ध करें कि दो 4q प्लस 1 रूप के पूर्णांकों का गुणनफल भी उसी रूप का होगा, उसी का रूप होगा या फिर उसी रूप का होगा। ये हमें प्रूफ करना है। यानी कि 4q प्लस 1 रूप के पूर्णांक को लेना, यानी कि 4q की जगह हम लिख सकते हैं 4s प्लस 1 और 4s प्लस r, सॉरी 4 इसके 4r प्लस 1। तो क्या इस दोनों का गुणनफल जो है वो फिर इसी रूप का होगा जहां q जो है एक पूर्णांक होता है। तो इस प्रकार हम मल्टीप्लाई करेंगे तो 4s में 4r से जब हम मल्टीप्लाई किए तो कितना जगह, 4 चौका 16 sr, फिर उसके बाद में a प्लस, फिर उसके बाद में 4s में 1 से गुना किया तो क्या हो जाएगा 4s, फिर उसके बाद में 4r, फिर उसके बाद में 1। तो इस तरीके से अगर से हम 4 सभी में कॉमन ले ले, यहाँ पे आपको दिख रहा होगा 4 कॉमन, तो क्या हो जाएगा 4 4sr प्लस s प्लस r और प्लस 1, ये ब्रैकेट बंद हो गया यहाँ पे। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे क्या है 4q प्लस 1, यहाँ पे है 4 ब्रैकेट में 4sr s और r, यानी कि 4m प्लस 1, जहां m एक पूर्णांक है। कहने का तात्पर्य यह है कि जिस तरीके से यहाँ पे 4q प्लस 1 के रूप का पूर्णांक गुणनफल भी उसी रूप का होगा, तो वही चीज यहाँ पे हम लिखे हैं कि 4m प्लस 1 सेम चीज है। यहाँ जो m है यह भी एक पूर्णांक और यहाँ पर जो q है यह भी एक पूर्णांक है। तो पूर्णांक का मान कुछ भी ले सकते हैं, a से लेकर के z तक के कुछ भी हम रख सकते हैं, उसके अंदर कुछ भी आ सकता है। तो इस प्रकार 4m प्लस 1 तब लिखेंगे चूंकि अतः दो पूर्णांक 4q प्लस 1 के दो पूर्णांक 4q प्लस 1 का गुणनफल भी उसी रूप का होगा। यानी कि दो पूर्णांकों का गुणनफल 4q प्लस 1 जो है उसी रूप का होगा। तो इस तरीके से आज भी हम इस क्लास को एंड करते हैं। फिर हम आपसे मिलते हैं अगले क्लास में। और जो हमारा बच गया वह बच गया, प्रश्नावली 1 का बी का कुछ प्रश्न बचा हुआ है, कुछ हमने किया है, फिर इसको हम अगले क्लास में करेंगे। और आई होप कि आप लोगों को पढ़ने में मजा आ रहा होगा, क्योंकि पहले हम थ्योरी पढ़ा दे रहे हैं, फिर उसके बाद में हम चैप्टर करा रहे हैं, फिर उसके बाद में हम प्रश्नावली करा रहे हैं। तो अगर से वीडियो अच्छी लगी हो, क्लास अच्छी लगी हो, तो आप लाइक कर दीजिएगा और चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि अगली वीडियो जब भी मैं डालूं उसकी नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे। फिर आपसे मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।